हेलो एंड वेलकम ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। होप कि आप सब लोग हमेशा की तरह अच्छे होंगे। तो पिछले कुछ वीडियोस में हमने बातें की थी थोड़ी बहुत केमिकल बॉन्डिंग की। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कोवलेंट बॉन्ड के बारे में। कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है, इसके कितने टाइप होते हैं, फिर इसके बाद हम आएंगे कोऑर्डिनेट बॉन्ड पे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कोवलेंट बॉन्ड की। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोवलेंट बॉन्ड होता क्या है। कोवलेंट बॉन्ड तब हमारा बनता है जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होती है किन्हीं दो एटम के बीच, और इरिस्पेक्टिव ऑफ वो एटम सेम है या फिर डिफरेंट है। तो ऐसे जो एटम होते हैं वो बॉन्डिंग करते क्यों हैं? क्योंकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहते हैं। सिर्फ ऑक्टेट की बात हम हाइड्रोजन को छोड़ के करेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन के पास दो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो ऑक्टेट उसका पूरा नहीं होता। वैसे हम ऑक्टेट 8 इलेक्ट्रॉन का मान के चलते हैं, ठीक। तो इसके नॉर्मली जो हमारे हैं 3 टाइप होते हैं हमारे कोवलेंट बॉन्ड के। अब 3 टाइप क्या क्या हो सकते हैं वो हम देखते हैं। सबसे पहला टाइप है मेरा सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। भाई, सिंगल कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है? जब सिर्फ दो जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं वो शेयर किए जाते हैं। जैसे एग्जांपल लेके देखते हैं हम हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन एटम का एक एग्जांपल लेते हैं। अब एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास है, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के पास, इससे बनता मेरा H2 मॉलिक्यूल। अब एक हाइड्रोजन ने, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, एक इसने दिया, इसने भी अपना इन्वेस्टमेंट किया एक इलेक्ट्रॉन का, इसने भी अपना इन्वेस्टमेंट किया, और दोनों ने अपना शेयर करके क्या बना लिया? एक बॉन्ड बना लिया। ऐसे ही अमोनिया की अगर हम बात करें, एक नाइट्रोजन है हमारा, ठीक है। तो ये जो बॉन्ड होगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने शेयर किया, एक इलेक्ट्रॉन मेरा नाइट्रोजन ने शेयर किया, तो ये जो बॉन्ड होगा ये मेरा क्या होगा? कोवलेंट बॉन्ड होगा। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हो रहा होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों शेयर कर रहे हो, यहाँ भी कुछ ऐसा इलेक्ट्रॉन हो रहा होगा, और ये जो दो इलेक्ट्रॉन बच गए ये मेरा क्या हो जाएगा? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच गया। बाकी ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया, ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया, ये कोवलेंट बॉन्ड बन गया, 3 कोवलेंट बॉन्ड बन गए इसमें। ऐसे ही मैं बात कर सकता हूँ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड की। भाई, क्लोरीन के लास्ट सब सेल में कितने थे? 7 थे। फॉस्फोरस के पास कितने थे? 5 थे। तो फॉस्फोरस को 3 चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, क्लोरीन को अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो क्लोरीन क्या करेगी? 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ फॉस्फोरस के साथ शेयर कर लेगी, दोनों का काम चल जाएगा। अब आप सिंपल से इस बात से, इस तरीके से सोच सकते हो कि कोई दो आदमी है, एक के पास 50 है, दूसरे के पास 50 रुपए, दोनों के पास 50-50 रुपए हैं, और दोनों को एक चीज चाहिए और वो चीज आती है 100 रुपए में। तो दोनों क्या करेंगे? अब एक जाएगा 50 में, उसका काम नहीं चलेगा, दूसरा जाएगा, उसका भी काम नहीं चलेगा। तो वो दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ सुलह कर लेते हैं कि भाई 50 तू दे दे, 50 मैं दे देता हूँ, और 100 की हमारी पूरी इन्वेस्टमेंट हो जाएगी, वो पूरी चीज आ जाएगी, और उस इन्वेस्टमेंट को हम दोनों यूज कर सकते हैं। तो यही काम कर रखा है PCl3 में फॉस्फोरस ने और क्लोरीन ने। दोनों ने शेयरिंग करके अपना दोनों का काम चला रखा है, ठीक है। दूसरी बात, फिर हमारा कैसा डबल कोवलेंट बॉन्ड होता है? ये जब एक कोवलेंट बॉन्ड था, सिंगल था, तो हम क्या क्या कर रहे थे? 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही थी। अब जब डबल कोवलेंट बॉन्ड बन रहा होगा तो कितने की शेयरिंग हो रही होगी? 4 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही होगी। 2 इस ऑक्सीजन ने शेयर किए, 2, अगर O2 मॉलिक्यूल की बात करें हम, 2 इस ऑक्सीजन ने शेयर किए, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन ने शेयर किए, तो क्या होगा? कुछ इस तरह से लिखते हैं हम, O डबल बॉन्ड O, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो O2 बन गया ये। तीसरा हमारा आता है इसका टाइप ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड। अब वैसे ही जैसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन थे, डबल में 4 थे, तो ट्रिपल में कितने हो जाएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो जाएगी। अब नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के 5, इधर इसको, इस नाइट्रोजन को 5 चाहिए, इधर इस नाइट्रोजन को 5 चाहिए, तो ये क्या करेंगे? आपस में सुलह कर लेंगे। तो ऐसे ही तो लिखते हैं हम N2 को, N ट्रिपल बॉन्ड N, ऐसे ही तो लिखते हैं। तो यही तो हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है इनमें। तो क्या हो जाएगा मेरे? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। अब बात आती है कोवैलेंसी की। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि कोवैलेंसी क्या होती है।
भाई कोवैलेंसी पिछली क्लास में भी शायद, पिछली जो हमारी लेक्चर था उसके अंदर भी मैंने शायद बताया हो कोवैलेंसी के बारे में। कोवैलेंसी होती है कि भाई कितने नंबर ऑफ बॉन्ड एक एटम बना रहा है, या फिर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन वो एटम शेयर कर रहा है कंपाउंड के अंदर, उसको उसकी कोवैलेंसी कहा जाता है। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो उसकी कोवैलेंसी क्या हो जाएगी, एक हो जाएगी। बोरोन की कोवैलेंसी क्या है, 3 हो जाएगी BF3 में, क्योंकि ये 3 शेयर कर रहा है। अगर 4 कब हो जाएगी इसकी, BF4 नेगेटिव में। ऐसे ही ऑक्सीजन की H2O के अंदर 2 हो जाएगी, H3O पॉजिटिव के अंदर 3 हो जाएगी, जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है। जो सेकंड मेरी सेल होगी, दूसरी जो सेल होगी, उसकी कोवैलेंसी 4 से ज्यादा नहीं हो सकती। हमेशा सेकंड सेल की मैक्सिमम कोवैलेंसी मेरी 4 रहेगी। जैसे अगर मैं बात करूं, अब ऑक्सीजन की बात कर लो या कार्बन की बात कर लो, अब 4 क्यों रहेगी, अब ये चीज समझा देता हूं आपको। अब मान लिया कार्बन है, कार्बन के पास मेरे कितने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख के देखूं मैं, 1s2 2s2 2p2। अब इसमें मैक्सिमम कितने आ सकते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। अब इसके पास कितने हैं, 2 हैं। ये कितने ले सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन। इसको 4 इलेक्ट्रॉन की दरकार है, इसको 4 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। या इस तरह से ले लो, इसके पास कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। इस सेल में कितने और आ सकते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन ये इसको चाहिए। अगर मैं बात करूं थर्ड और हायर सेल की, भाई सेकंड सेल क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि भाई कार्बन है, इसके पास भी हो सकता है, ये इसको एक्सपेंड नहीं कर सकते अपने ऑक्टेट को। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूंगा मेरे थर्ड या हायर सेल के जो एटम्स होंगे उनके ऑक्टेट की, तो वो अपने ऑक्टेट को एक्सपेंड कर सकते हैं। जैसे मेरे पास 3 आया, 3s 3p, और ये क्या आ जाएगा, 3d भी होता है। तो ये अगर d खाली पड़ा होता है, थर्ड सेल से d शुरू होता है ना मेरा, तो ये d अगर खाली पड़ा होता है तो मान लिया ये भर गया मेरा, ये भर गया, या फिर ये भरा नहीं, मान लिया ये 3 है, ये 2 है, ठीक है। अब 4 तो इसके अंदर आ ही आ सकते हैं। अब मैं कहूं इसको जरूरत 5 की पड़ गई, या अगले को 5 देने हैं तो, या 6 देने हैं, तो ये क्या करेगा, इस डी को भी यूज कर लेगा। तो मतलब इसकी कोवैलेंसी क्या हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 4 से ज्यादा भी हो सकती है। जैसे एग्जाम्पल अगर मैं लूं तो किसका ले सकता हूँ, फॉस्फोरस का। अब फॉस्फोरस की 3 भी हो सकती है अगर P4O6 के अंदर मैं बात करूं, 5 भी हो सकती है अगर मैं बात करूं P4O10 की। ऐसे ही सल्फर की 2b 4b 6b, ऐसी क्लोरीन की 1 हो सकती है, 3 5 7। क्यों, क्योंकि ये अपना ऑक्टेट एक्सपेंड कर सकते हैं। अब अगली बॉन्डिंग की जो बात आती है, अगली बॉन्डिंग होती है हमारी कोऑर्डिनेट बॉन्ड। अब वो तो हमारा शेयरिंग से बन रहा था भाई, एक मतलब दोनों जो एटम थे हमारे, जो बॉन्ड बना रहे थे, जिनके बीच हमारा एक बॉन्ड था, वो एक दूसरे के जो बॉन्ड के अंदर उनकी इन्वेस्टमेंट थी वो लगभग सेम थी। लेकिन कोऑर्डिनेट बॉन्ड में क्या होता है, ये ऐसा स्पेशल टाइप का कोवलेंट बॉन्ड होता है जिसमें दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक एटम देता है और दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम एक्सेप्ट करता है। तो जो एटम जो हमारा एक्सेप्ट करेगा, जो एक्सेप्टर एटम हमारा होगा, पहली बात तो है उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के लिए वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। भाई जब जगह होगी उसके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की, तो तभी तो वो एक्सेप्ट कर पाएगा। और जो हमें पता है 11th क्लास में आपने पढ़ा होगा, या कोई भी 9th में 10th में, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, लुईस कंसेप्ट की अगर हमने बात करें, लुईस जी ने क्या कहा था, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वो एसिड होता है। तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो होते हैं उनको हम लुईस एसिड के नाम से जानते हैं। अब एक एक्सेप्टर है तो दूसरा क्या होगा, डोनर भी होगा इसके अंदर। अब डोनर बनने की क्या हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए, कि उसके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर, एक लोन पेयर तो होना ही होना चाहिए, ठीक है। और उसका ऑक्टेट जो है वो भी कंप्लीट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई अपने घर अपने तो खाने के लाले पड़े हुए हैं और दूसरे को अनाज बांट रहा है, भाई उसका खुद का भी ऑक्टेट पूरा होना चाहिए। तो जो डोनर होता है, लुईस जी ने क्या कहा था,
कि भाई जो डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन वो मेरा बेस कहलाता है। तो ये जो डोनर एटम होगा हमारा लुईस बेस कहलाएगा। अब कोऑर्डिनेट बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड से रिप्लेस किया जा सकता है। कब? उसकी कुछ बातें हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं एक बार। जब मेरा कोई भी एटम सेकंड पीरियड से बिलोंग कर रहा होगा, जैसे कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, बेरिलियम, बोरोन, ठीक है, जब भी ये होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, वो कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। या फिर मैं बोलूं n की वैल्यू 2 हो, मेरा L 0 या 1 हो। क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये अपने जो है ऑक्टेट जो है वो एक्सपेंड नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमारा ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड कोवलेंट बॉन्ड बन जाएगा। कहा था ना कि ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है स्पेशल टाइप का कोवलेंट बॉन्ड होता है। अगर दूसरा केस हमारा हो, जैसे इसके एग्जांपल देख लो, जब सेकंड सेल का तो BF3 हो गया, SO3 हो गया। अगर मेरा थर्ड और हायर जो पीरियड से हो मेरा कोई एलिमेंट, जब डबल बॉन्ड बनता है थर्ड और हायर पीरियड से हो, जो कि अपना ऑक्टेट क्या कर सकते हैं, एक्सपेंड कर सकते हैं, तब भी मेरा कोवलेंट बॉन्ड बन सकता है। जैसे H2O बन रहा है, मेरा NH4 बन रहा है, ये क्या हो जाएगा, एक टाइप के कोवलेंट बॉन्ड हो जाएगा। बाकी इनकी जो हमारे है कोऑर्डिनेट बॉन्ड है और इनके जो कंपाउंड्स हैं उनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं, जो जो कंपाउंड होते हैं थोड़ा बहुत ऐसे ही जस्ट फॉर रेफरेंस, जब एग्जाम में पूछ लेता है कई बार ये। तो अगर फिजिकल स्टेट की बात करूं तो जनरली जो कोवलेंट और कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं जो कंपाउंड, उनकी जनरली जो स्टेट फिजिकल स्टेट होती है लिक्विड होती है या फिर गैस होती है। लेकिन कुछ ऐसे ऐसे कंपाउंड भी हैं जो सॉफ्ट सॉलिड की तरह एक्ट करते हैं। सॉफ्ट सॉलिड मींस मतलब जिनको चाकू से कट किया जा सकता है, भाई बहुत ही ज्यादा हार्ड नहीं होते हैं। जैसे I2 हो गया मेरा, S8 हो गया, P4 हो गया। गैसेस में कौन से F2Cl2, लिक्विड में Br2। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट, भाई बहुत ही लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे भी हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड से भी ज्यादा होता है, बिकॉज ऑफ देयर स्ट्रक्चर, कि भाई उनकी बनावट जो होती है उसकी वजह से। जैसे हमारा डायमंड है, डायमंड बहुत ही हार्ड होता है और बहुत ही उसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वो बहुत हाई होता है। अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी वैसे तो ये नॉर्मली बैड जो कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, लेकिन कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। किस लिए? क्योंकि एक तो पोलर नेचर होता है, जैसे HCl है, HBr है, इनका पोलर नेचर होने के कारण। दूसरा सेल्फ आइसोलेशन के कारण, भाई वाटर मॉलिक्यूल है, वाटर मॉलिक्यूल ही अपने एक और वाटर मॉलिक्यूल से एक्ट करके क्या बना लेगा, H3O पॉजिटिव, ठीक है, OH नेगेटिव आयन दे देगा। अब फ्री हो जाएगा तो ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो गया तो फ्लो होगा उसके अंदर। अब जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया उसी को तो हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। वही तो क्या हो गया, हमारी कंडक्टिविटी हो जाएगी। जैसे NH3 हो गया, ये भी HCOH है, ये भी इसी तरह सेल्फ आइसोलेशन की वजह से कंडक्टिविटी इनकी होती है। कुछ कंपाउंड की, हर एक की नहीं होती है, नॉर्मली बैड कंडक्टर ही होते हैं। तो ग्रेफाइट जो होता है, ग्रेफाइट की बात ले लो, भाई ग्रेफाइट बहुत ही जबरदस्त बढ़िया हमारा इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर मूवेबल इलेक्ट्रॉन होते हैं, मोबाइल इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसकी वजह से। अगली बात आ गई सोल्युबिलिटी की। भाई हमें पता है जो जैसा होता है वह वैसे में ही घुलता है। अब आपका दोस्त है, आपकी संगति वैसी होगी जैसे आपका स्वभाव होगा। भाई लाइक डिजोल्व्स लाइक का कंसेप्ट होता है ना, भाई जैसा होता है जैसे को वैसा ही मिल जाता है। तो ड्यू टू लाइक डिजोल्व कंसेप्ट दीज कंपाउंड आर सोल्यूबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। हमने ऊपर पढ़ा था कि इनका नॉन पोलर नेचर होता है। भाई कुछ कंपाउंड को छोड़ के सब कंपाउंड की बात नहीं कर रहे, तो नॉन पोलर में ही घुलते हैं। जैसे बेंजीन हो गया, क्लोरोफॉर्म हो गया। आइसोमेरिज्म, भाई कोवलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है नेचर में, तो ये ऑब्वियसली आइसोमेरिज्म शो करेंगे। अगर डायरेक्शनल ना होता तो आइसोमेरिज्म शो नहीं करते, क्योंकि अगर हम उसको घुमाते तो वो बॉन्ड ही टूट जाता, ठीक है। लेकिन ये क्या होता है, हमारा जो कोवलेंट बॉन्ड होता है ये डायरेक्शनल होता है, इसलिए ये टूटता नहीं। इसको घुमा भी दें तो हमारा आइसोमर बना लेंगे ये कंपाउंड। तो आज की क्लास में आई थिंक इतना काफी है। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी का
दोबारा फिर से अगला नया टॉपिक लेके आऊँगा मैं। थैंक यू सो मच।